समझाइए शून्य एवं शून्य करने विवाह में क्या अंतर है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एलएलबी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम आज के अपने वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विवाह की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। विवाह की 5 आवश्यक शर्तें हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं 5 शर्तों में से अगर कुछ शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो वह विवाह शून्य होता है और शून्य करणीय होता है। ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा नहीं किया जाने पर विवाह शून्य एवं शून्य करणीय होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विवाह की 5 आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग विवाह की 5 आवश्यक शर्तें होती हैं। दोनों पक्षकारों में से ना तो वर का कोई जीवित पत्नी होनी चाहिए, ना ही वधू की कोई जीवित पत्नी होनी चाहिए, यानी दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सिंगल होना चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी मानसिक रूप से विकृचित नहीं होना चाहिए, यानी कि मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए, उसे दौरे वगैरह नहीं पड़ने चाहिए, संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। तीसरी आवश्यक शर्त है विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चौथी आवश्यक शर्त है कि वो प्रतिषिद्ध नातेदारी में नहीं आते हों। पांचवी आवश्यक शर्त है कि वो किसी भी रूढ़ी या प्रथा के द्वारा सपिंड ना हो। तो देखिए, ये 5 आवश्यक शर्तें डिटेल्स में हम अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो देख लें। यहाँ पर क्योंकि हमें शून्य विवाह और शून्य करने विवाह पढ़ना है तो हमें पहले 5 शर्तों को जानना आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको एक बार डिटेल्स में बता दी हैं। पहली शर्त और चौथी और 5वीं शर्त पूरी नहीं करने पर विवाह शून्य माना जाता है। पहली शर्त क्या है? दोनों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं हो। अगर इस शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पति या पत्नी में से कोई जीवित है और वो विवाह कर रहा है, यानी कि द्वितीय विवाह कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में विवाह जो दूसरा विवाह है वो शून्य माना जाता है, उसको कोई मान्यता नहीं दी जाती। पहला विवाह तो मान्य होगा, दूसरा विवाह शून्य होगा। चौथी शर्त क्या है? प्रतिषिद्ध नातेदारी में विवाह नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि भाई से, बहन से, इस तरह के विवाह मान्य नहीं है। तो इस तरह के विवाह क्या होते हैं? शून्य विवाह होते हैं, उनको कोई वैधता नहीं होती उनकी। इसी तरह 5वीं शर्त क्या है? प्रतिषिद्ध नातेदारी के बाद में सपिंड नहीं होना चाहिए। एक ही पिंड में जो विवाह किए जाते हैं वो मान्य नहीं होते हैं। ऐसे विवाह क्या कहलाते हैं? शून्य विवाह। तो पहली, चौथी और 5वीं शर्त अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो विवाह शून्य होता है। लेकिन अगर आपने दूसरी शर्त और तीसरी शर्त को पूरा नहीं किया है तो विवाह शून्य करनी होता है, यानी कि अगर आपने किसी मानसिक रूप से डिसेबल्ड पर्सन से शादी कर ली है या फिर विवाह के समय आयु पूरी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में विवाह शून्य करनी होता है। शून्य विवाह मतलब मान्य ही नहीं है। शून्य करने विवाह यानी कि जो एक पक्षकार है जिसके साथ में धोखा हुआ है या जिसे जो एबल है उसको अधिकार होता है कि वो ऐसे विवाह को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर उसे शून्य करा सकता है। जैसे मान लीजिए ए पर्सन है जिसकी शादी बी नाम की महिला से हुई है जो मेंटली डिसेबल्ड है। मान लीजिए ए को पता ही नहीं था, शादी हो गई। अब ए नहीं चाहता कि वो अपने विवाह को आगे बढ़ाए, तो वो विवाह को क्या करा देगा? वो शून्य घोषित करा देगा कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन अगर ए चाहता है कि नहीं, मैं ऐसे विवाह को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे विवाह को कंटिन्यू कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर
विवाह में ये ऑप्शन आपके पास में होता है कि आप उसे या तो शून्य करा सकते हो या फिर आप उसे शून्य करने या फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो विवाह क्या कहलाता है? शून्य करने विवाह। यानी आप चाहो तो विवाह को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस बिहाफ पर कि सामने वाला पर्सन डिसेबल्ड है या उसकी उम्र पूरी नहीं थी, इस बिहाफ पर आप अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकते हैं। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे क्वेश्चन के अंदर। देखिए, शून्य विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 यह उपबंधित करती है। देखिए, शून्य विवाह किसमें दिया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में। तो ये आपको याद रखना है। शून्य विवाह किसमें? धारा 11 में। और शून्य करने विवाह किसमें? धारा 12 में। ठीक है। और विवाह की शर्तें किसमें दे रखी हैं? धारा 5 में। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये बैरेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है। धारा 5 है जिसमें विवाह की आवश्यक शर्तें बताई गई हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं धारा 11 पे। धारा 11 में बताया शून्य विवाह कौन से होते हैं? जो पहली, चौथी और पांचवी शर्त को पूरा नहीं करते हैं। धारा 12 में क्या बताया? शून्य करने विवाह कौन से होते हैं। ठीक है। तो इसलिए दिखाया क्योंकि एक बार अगर आप बैरेक्ट में देख लेंगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है। तो शून्य विवाह कौन सा होता है? जो धारा 11 के अनुसार यदि कोई विवाह धारा 5 की उपधारा 1, 4 व 5 का उल्लंघन, धारा 5 की उपधारा 1, 4 एवं 5 का उल्लंघन करता है तो विवाह शून्य होगा। अर्थात विवाह निम्नलिखित दशाओं में शून्य हो सकता है। विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित हो, पक्षकार प्रतिषिद्ध संबंध के अंदर हो जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या चलन दोनों के बीच विवाह की अनुमति न देता हो। पक्षकार एक दूसरे के सपिंड हो, अगर सपिंड विवाह किया है, जब तक कि दोनों से प्रत्येक को शासित करने वाली प्रथा या चलन उन दोनों के विवाह के बीच अनुमति नहीं देता हो। अगर आपकी रूढ़ी या प्रथा से ये अनुमति मिलती है, यानी कि आपकी रूढ़ी या प्रथा ऐसी है कि सपिंड विवाह होते हैं या प्रतिषिद्ध नातेदारियों में विवाह होते हैं, तब तो मान्य होगा। अदरवाइज क्या होगा? अमान्य होगा। धारा 11 के अनुसार किसी विवाह के पक्षकार, अब ये धारा 11 किसकी बता रही है? शून्य विवाह। धारा 11 के अनुसार किसी विवाह के पक्षकार द्वारा उक्त आधारों पर अकृतता के लिए याचिका दी जा सकती है। अब अकृतता वर्ड पढ़कर आपको कंफ्यूज नहीं होना, या आप शून्य विवाह के लिए भी बोल सकते हैं। किसी विवाह के पक्षकार द्वारा उक्त आधारों पर शून्य विवाह को शून्य कराने के लिए याचिका दी जा सकती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति याचिका प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जिसका विवाह हुआ है उन दोनों पक्षकारों में से ही कोई पक्षकार विवाह को शून्य कराने के लिए याचिका दे सकता है। विवाह के शून्य होने के लिए अकृतता की डिग्री लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ऐसे विवाह प्रारंभतः शून्य होते हैं। अगर मान लीजिए पहली, चौथी और पांचवी शर्त में कोई विवाह होता है तो वो प्रारंभ से ही शून्य माना जाता है। श्रीमती कृष्णा देवी बनाम श्रीमती तुलसा देवी में यह अभी निर्धारित किया गया है कि यदि विवाह धारा 5 में वर्णित शर्तों को पूरा न करके संपन्न होता है तो वह शून्य होगा, और ऐसे विवाह के पक्षकार उस विवाह की अपेक्षा करके दूसरा विवाह कर सकते हैं। ऐसे विवाह की उपेक्षा करके। ठीक है। तो अगर किसी ने शून्य विवाह हुआ है, किसी का ऐसा विवाह हुआ है जिसमें उसकी शादी कर दी गई है, दूसरी शादी नहीं कर सकता है, अगर दूसरी शादी करता है तो वो शून्य कहलाएगा। और अगर किसी की प्रतिषिद्ध नातेदारी, सपिंड नातेदारी में विवाह हुआ है तो ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। दूसरी पत्नी को क्या उपचार है? वीरेंद्र सिंह बनाम कमला देवी के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि प्रथम पत्नी के रहते उसके पति ने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी पत्नी विवाह को शून्य कराने हेतु आवेदन नहीं कर सकती है। शून्य विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित कराने का अधिकार। शून्य विवाह को अकृत
एवं शून्य घोषित कराने का अधिकार विवाह के पक्षकारों को होता है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच शून्य विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित करवाने के लिए एक तीसरा व्यक्ति सिविल वाद दायर कर सकता है यदि उसके सिविल अधिकार प्रभावित होते हैं। यह हरमोहन बनाम कमला देवी के केस में बोला है कि सामान्य नियम तो क्या है कि शून्य विवाह वही घोषित करवाएंगे जो पक्षकार हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सिविल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो वहां पर ऐसा व्यक्ति भी वाद दायर कर सकता है। प्रथम पत्नी को अधिकार। यदि पति दूसरा विवाह करता है तो पहली पत्नी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए वाद दायर कर सकती है। अब देखिए, मान लीजिए किसी का दूसरा विवाह हुआ है, किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया है, तो वो क्या होता है, शून्य होता है। तो पक्षकार कौन हो गए, दूसरा विवाह, दूसरी पत्नी हो गई। लेकिन क्योंकि पहली पत्नी के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो पहली पत्नी भी वहां पर वाद दायर कर सकती है। यदि पति दूसरा विवाह करता है तो पहली पत्नी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए वाद दायर कर सकती है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, शून्य विवाह को अकृत एवं शून्य कराने का अधिकार विवाह के पक्षकारों को होता है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच शून्य विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित कराने के लिए एक तीसरा व्यक्ति सिविल वाद ला सकता है यदि उसके सिविल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अब पति ने दूसरी शादी कर ली तो पहली पत्नी भी ला सकती है, क्योंकि उसके क्या हो रहे हैं, सिविल अधिकार प्रभावित होते हैं। अब हम जानेंगे शून्य करने विवाह क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शून्य करने विवाह वो होता है जिसमें कि एक पक्षकार को अधिकार होता है, या तो वो उसे शून्य करा ले या उससे कंटिन्यू कर सकता है। जो शून्य विवाह होता है वो तो शुरुआत से ही मान्य नहीं होता, लेकिन शून्य करने विवाह के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आगे जा सकते हैं कि नहीं हम इसे कंटिन्यू करते हैं, मान्य मानते हैं, या फिर आप इसमें कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं इस विवाह को शून्य घोषित कराना चाहता हूँ या कराना चाहती हूँ। शून्य करने विवाह वह विवाह है जो एक पक्षकार के विकल्प पर भंग किया जा सके किंतु दूसरे के विकल्प पर नहीं। जब तक इसे भंग नहीं किया जाता यह मान्य विवाह रहता है, और जिस क्षण सक्षम न्यायालय से शून्य करने स्वीकार कर भंग कर देता है उसी क्षण ऐसा विवाह शून्य हो जाता है। एक व्यक्ति था जिसका विवाह एक पागल लड़की से कर दिया गया, मान लीजिए उसे पता नहीं था। अब वो अगर कोर्ट में नहीं जा रहा तो वो विवाह मान्य है, लेकिन वो कोर्ट में जाता है कि नहीं मेरा विवाह तो क्या है, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं की गई जिसमें कहा गया था कि कैपेबल होना चाहिए, ये तो कैपेबल नहीं है, तो मैं कोर्ट से चाहता हूँ कि इसे शून्य घोषित कर दिया जाए। यानी जहाँ पे विकल्प है कि आप शून्य करा लो या फिर मत कराओ, तो वहाँ ऐसा विवाह क्या होता है, शून्य करने विवाह होता है। शून्य करने विवाह के आधार क्या होते हैं, किन आधारों पर आप एक विवाह को शून्य करने घोषित करा सकते हैं। पहला है नपुंसकता, मानसिक अस्वस्थता, बल या कपट द्वारा सम्मति, पत्नी का गर्भवती होना। नपुंसकता के प्रावधान के अनुसार एक पक्षकार की नपुंसकता दूसरे पक्षकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह इस आधार पर विवाह की अकृतता की डिग्री प्राप्त कर ले। यहाँ नपुंसकता स्त्री या पुरुष की किसी की भी हो सकती है। नपुंसकता का तात्पर्य लैंगिक संभोग की असक्षमता से है या पति या पत्नी की किन्हीं कारणों से मैथुन करना अस्वीकार करना नपुंसकता मानी जाती है। अब देखिए, पति या पत्नी में से कोई भी फिजिकली भी डिसेबल्ड है तो वहां पर भी ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। स्टूडेंट, केस लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस से ही आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके साथ ही आपको ये सेक्शन मेंशन करना। कुछ सेक्शन तो बहुत इजी है, जैसे विवाह की शर्तें किसमें दे रखी हैं, सेक्शन 5 में। शून्य विवाह किसमें दे रखा है, सेक्शन 11 में। शून्य करने विवाह किसमें दे रखा है, सेक्शन 12 में। तो कुछ शर्तें तो कुछ सेक्शन तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो मेरी तो एडवाइस है कि आप सेक्शन के साथ में ही आंसर लिखें अगर आप पूरे नंबर चाहते हैं। मनजीत कौर बनाम सुरेंद्र के मामले में शादी के बाद पत्नी 2 हफ्ते तक पति के साथ रही। इस बीच पति लैंगिक संभोग करने में असमर्थ रहा। न्यायालय ने पति की नपुंसकता को मानते हुए पत्नी को विवाह शून्य घोषित कराने की अधिकारिणी माना। यानी कि यहाँ क्या हुआ, अब पत्नी को राइट मिल गया कि वो चाहे तो इस विवाह को शून्य घोषित करा सकती है। मानसिक अस्वस्थता, धारा 5(2) के अनुसार यदि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई चित्त विकृतता इसलिए सहमति
सहमति देने में असमर्थ हो। यदि वो चित्त विकृति के कारण सहमति देने में असमर्थता, मान्य सहमति देने में किसी भी कारण से असमर्थता, पागलपन के दौरों से ग्रसित होता हो तो विवाह को शून्य करने घोषित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त आधार विवाह के समय रहे हों। यदि बाद में आते हैं तो विवाह शून्य करने नहीं होगा, वहाँ उक्त आधार विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त होंगे। मान लीजिए विवाह के समय व्यक्ति चित्त विकृति के कारण यानी मानसिक रूप से डिसेबल्ड था, मान्य सहमति देने में असमर्थ था, मान लीजिए वो बेहोशी की हालत में था, पागलपन की हालत में था और उस टाइम पे उसका विवाह कर दिया, तो वो ऐसे विवाह को शून्य घोषित करा सकता है, यानी कि वो विवाह क्या है, शून्य करनी है। लेकिन यदि मान लीजिए कि विवाह के बाद में वो मेंटली डिसेबल्ड होता है, यानी विवाह के समय वो सही था, अगर कोई व्यक्ति विवाह के समय सही था इसका मतलब क्या हुआ, विवाह मान्य होगा। अब बाद में डिसेबल्ड हो गया तो आप तलाक ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे शून्य करने घोषित नहीं करा सकते। बल या कपट द्वारा सम्मति प्राप्त की गई थी, जहाँ पक्षकारों या उनके संरक्षकों की सम्मति कपट या बल से ली गई थी, वह विवाह शून्य करने होता है। यानी वहाँ पे पक्षकार क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति को मारपीट करके उसका विवाह करवा दिया किसी महिला के साथ, जैसा कि बिहार में होता है अक्सर कर। बिहार में क्या होता है, जो भी लोग पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, उनको पकड़ करके लाते हैं, ज़बरदस्ती उनकी शादी अपनी बेटियों से करवा देते हैं। तो वहाँ पे वो व्यक्ति अब जब डर से बाहर आएगा तो वो चाहे तो अपने विवाह को शून्य घोषित करा सकता है, उसके पास विकल्प होता है, क्योंकि उसकी जो सहमति थी वो स्वतंत्र नहीं थी, वो किसी दबाव में ली गई थी। अब इसमें एक केस है रमाकांत बनाम मोहिंदर लक्ष्मीदास। इस मामले में पत्नी ने वर्तमान शादी से पहले 2 बार शादी की थी तथा एक पुत्र भी था। पति को इसके बारे में उसने नहीं बताया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पति विवाह को शून्य घोषित कराने का अधिकारी है। अब पत्नी की पहले से विवाह हो रखे थे या उसने कोई बात छुपा कर के आपकी सहमति प्राप्त कर ली, यानी कि आपकी जो सहमति है स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। ये कहाँ पे पता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रखा है स्वतंत्र सहमति कौन सी होती है, जिसमें कोई बात छुपाई नहीं जाती है। अब इस केस में क्या हुआ, रमाकांत के केस में पत्नी ने छुपा करके सहमति ली, तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाता, धोखा होता है ये, ठीक है। इस तरह से सहमति ली गई तो ऐसे विवाह को क्या घोषित करा सकते हैं आप, शून्य। पत्नी का गर्भवती होना, धारा 12(1) घ के अनुसार यदि पत्नी विवाह के समय प्रार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी तो वह विवाह शून्य करने होगा, परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। पत्नी विवाह के समय गर्भवती थी, पत्नी प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी, प्रार्थी याचिकाकर्ता द्वारा उक्त तथ्य से अनभिज्ञ था, यानी प्रार्थी जो पति था उसे पता ही नहीं था कि ये गर्भवती है। प्रार्थी ने उक्त तथ्य की जानकारी के बाद संभोग ना किया हो और उसको देखे। पहले तो पत्नी गर्भवती थी, उसने बात को छुपाया, बताया नहीं। फिर मान लीजिए अगर उस व्यक्ति को, उसके पति को उसने बता भी दिया कि मैं पहले से गर्भवती थी किसी अन्य पुरुष से, और उसके बाद में वो उसके साथ विवाह संबंध रखता है, फिर बाद में उस वक्त उसने संबंध बना लिया जानते हुए कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उसने जानते हुए संबंध बना लिया, फिर वो बाद में आके कोर्ट में बोलता है ये तो किसी और से गर्भवती, मैं ऐसे विवाह को नहीं मानता, तो कोर्ट क्या बोलेगा, जब आपको पता था तो आपने आगे विवाह को क्यों बढ़ाया। अगर आपने विवाह को बढ़ा दिया तो आपने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया तो विवाह मान्य हो गया। अब आप विवाह विच्छेद की कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे विवाह को शून्य नहीं कराया जा सकता। विवाह विच्छेद की कार्यवाही विवाह तिथि वर्ष के भीतर प्रारंभ की गई हो, यानी कि अगर वो चाहता है विवाह विच्छेद करना तो उसी वर्ष के अंदर ऐसी कार्यवाही को प्रारंभ किया गया हो, यानी तुरंत जैसे ही उसे पता चला और उसने कोर्ट में आकर के याचिका दायर कर दी। महेंद्र बनाम सुशीला बाई में यह निर्णित किया गया कि विवाह के पूर्व पत्नी द्वारा गर्भावस्था में रहने की बात स्वीकार किया जाना, जबकि पति का उससे कभी किसी प्रकार का मिलन नहीं हुआ हो, यह प्रमाणित करता है कि पत्नी इस धारा के अंतर्गत दोषी है। अगर उसने पति ने स्वीकार कर लिया तो वहाँ पे विवाह विच्छेद की याचिका दायर की जा सकती है, वहाँ शून्य करने विवाह की नहीं दायर की जा सकती। शून्य तथा शून्य करने विवाह में क्या अंतर है, शून्य विवाह और शून्य करने विवाह। शून्य विवाह कौन से होते हैं, ये प्रारंभतः शून्य होते हैं, यानी शुरुआत में इसे मान्यता नहीं मिलती है। शून्य विवाह अगर आप करते हैं तो वो मान्य नहीं होते। शून्य विवाह कौन सी शर्तों में होते हैं, यदि पति या पत्नी में से कोई जीवित हो, पहली शर्त, यदि प्रतिशुद्ध नातेदारी में किया गया, दूसरी शर्त, यदि सपिंड किया गया। इन तीन
कंडीशन में विवाह होता है तो वो क्या होता है, शून्य विवाह। शून्य करनीय विवाह प्रारंभतः शून्य नहीं होता, यानी कि अगर आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो तो वो शून्य नहीं है, अगर आप उसको शून्य घोषित करा रहे हो तभी वह शून्य होगा। इसमें ऑप्शन होता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होता, आप चाह के भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। विवाह के पक्षकारों पर कोई अधिकार तथा दायित्व सृजन नहीं होता। विवाह के पक्षकारों के अधिकार तथा दायित्व का उदय हो जाता है, यानी कि इसमें कोई अधिकार और दायित्व नहीं होते विवाह के पक्षकारों के, परंतु शून्य करने विवाह में अधिकार और दायित्व सृजित हो जाते हैं। ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराने की आवश्यकता नहीं होती। जो शून्य विवाह होते हैं इनको शून्य घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में स्वतः ही शून्य होते हैं। लेकिन शून्य करने विवाह में क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, विवाह को आगे बढ़ा सकते हो, या आप उसे शून्य घोषित करा सकते हो, तो यहाँ पे आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा बताने के लिए कि भाई मैं इसको शून्य घोषित कराना चाहता हूँ या फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो तो चल ही रहा है विवाह। तो पीड़ित पक्षकार द्वारा ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराना होता है। आपको न्यायालय में अपनी कंडीशन बतानी होगी जाकर के ये कंडीशन है और इस विवाह को शून्य घोषित किया जाए, अदरवाइज तो न्यायालय उसको स्वीकार करता है कि भाई कंटिन्यू चलेगा। अब शून्य विवाह का कोई पक्षकार दूसरा विवाह कर सकता है क्योंकि वो तो मान्य है ही नहीं, लेकिन शून्य करने विवाह का पक्षकार जो है वो दूसरा विवाह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उसे शून्य घोषित नहीं कराते। जैसे ही आपने विवाह को शून्य घोषित कराया आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आपने शून्य घोषित नहीं कराया यानी कि आप एक विवाह संबंध में हैं। पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। कौन से विवाह में? शून्य विवाह में। जबकि शून्य करने विवाह में वो ऐसा दावा कर सकती है जब तक कि आप उसे क्या नहीं घोषित करा दो शून्य। देखिए इसमें हमने पढ़ा भी कि दोनों के पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व सृजित नहीं होते। कौन से विवाह में? शून्य में। परंतु शून्य करने विवाह में अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न हो चुके होते हैं। शून्य विवाह के आधार बहुविवाह, सपिंड और प्रतिशत डिग्री है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और शून्य करने विवाह के आधार नपुंसकता, मानसिक अस्वस्थता, विवाह पूर्ण सगर्भ का छिपाव, अनुचित सहमति आती हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका अगर आता है कि शून्य विवाह क्या होते हैं, शून्य करने विवाह क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, तो वो है। तो स्टूडेंट्स आप सेक्शन के साथ में आंसर लिखें, उसके साथ ही आप केस लॉज मेंशन करें, धाराओं को पढ़ें। और ये जो मैंने आपको हिंदू विवाह अधिनियम बताया था ये भी मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, पूरा हिंदू विवाह अधिनियम की हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की क्या शर्तें होती है, डिवोर्स की क्या शर्तें होती है, शून्य विवाह कौन से होते हैं, शून्य करने विवाह कौन से होते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।